अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डॉक्टर फोर्स एकेडमी। डॉक्टर मुदस्सम हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको शो हो रहा है कि ए एफ एन एस पास्ट एक्सपीरियंस वन, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है हमारी ए एफ एन एस एकेडमिक पोर्शन के रिलेटेड है, क्योंकि अब हम एकेडमिक पोर्शन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने लगे हैं। जैसा कि आप सबको इसका जो ए एफ एन एस का पैटर्न होता है वो आपको पता है कि इसमें आपको पहले नंबर पे वर्बल इंटेलिजेंस होता है, देन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होता है, उसके बाद आपका एकेडमिक पोर्शन होता है। तो एकेडमिक पोर्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। जो आपका एकेडमिक पोर्शन है, या आपके एफएससी का पार्ट वन पार्ट टू के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका इंग्लिश ग्रामर में से आता है। अब देखें, इसमें जो फेलियर रेशो है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टूडेंट्स की अपनी मिस्टेक्स होती हैं कि वो इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें हर साल जो 80% इसकी फेलियर रेशो होती है एकेडमिक पोर्शन में, किनकी, ए एफ एन एस कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आपने इसको ये नहीं कि सिर्फ कुछ पीडीएफ से इसको पढ़ लिया कि आपके जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा, इस तरह नहीं। आपने इसकी चैप्टर वाइज अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल पे पहले हमने वर्बल इंटेलिजेंस की सीरीज स्टार्ट करवाई थी। उसमें आपको आपको मिल जाएंगे लेक्चर वाइज के, लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री और टेस्ट वाइज, ठीक है। टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री। तो आपने चैनल विजिट करना है, वो भी देख लेने हैं, और साथ साथ जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के मॉक टेस्ट हैं वो भी आपने देख लेने हैं। आपको प्रॉपर वे में आइडिया हो जाएगा। मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जितनी भी टाइप्स होती हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में, वो सारी एक ही टेस्ट में कवर हो जाती हैं। और उसके अंदर जो जो ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स, कि आप इसको शॉर्ट टाइम में कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है। और इनके जो लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको भेज दिए जाएंगे। लेकिन ये है कि आपने चैनल विजिट करके उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ए एफ एन एस का जो पास्ट एक्सपीरियंस है। अब ये देखें पास्ट एक्सपीरियंस कैसे मिलता है। जो कैंडिडेट्स टेस्ट देने जाते हैं उनके टेस्ट में जो पोर्शन आता है एकेडमिक पोर्शन का, वर्बल का, नॉन वर्बल का, वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब उस एक्सपीरियंस की बेस पे प्रॉपर वे में उनके जो मल्टीपल चॉइसेस होती हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन वो क्या हो जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से स्टार्ट करने लगे हैं। आपके जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट है उनको बिल्ड किया जाएगा प्रॉपर वे में। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको एएफएनएस के एकेडमिक पोर्शन का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ओवरऑल आपके एफएससी में से किस किस चैप्टर में से कौन कौन से एमसीक्यूज और किस तरह के एमसीक्यूज आए हुए हैं, उनके बारे में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और उनको सोल्व करके आप समझाया जाएगा। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर अपलोड हो आप तक टाइमली पहुँच सके। तो ठीक है, हम स्टार्ट करने लगे। आपने इसको अच्छे से देखना है। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीपल चॉइसेस देख लेते हैं। अब आपके पास ए पे है मोमेंटम, बीटा है वर्क, देन आपके पास काइनेटिक एनर्जी, देन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए मोमेंटम क्या हो, सॉरी, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब देखें आपके सामने एक्सप्लेनेशन है कि देखें, जो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखें आपके पास जो वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। क्या, इन तीनों का, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, इनका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन नहीं होती। अब आपको जो शो हो रहा होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बनता है मोमेंटम, ठीक है। अब इसका आंसर मोमेंटम कैसे बनता है। मोमेंटम में क्या होता है, देखें मोमेंटम में मैस भी है, वेलोसिटी भी है। अब देखिए मैस है, हैज़ ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड, स्पीड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। ये आपके पास मोमेंटम है, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी। तो मोमेंटम आपका क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। आपने इसको अच्छे से देखना है। अब देखें, इसको समझे गौर से। व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी देन वेलोसिटी विल बी। पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होता है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि देखिए वहाँ पे आपके इतने बड़े बड़े जो स्टेटमेंट होती हैं उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। उनको भी पता होता है कि आपको कोई रफ अमल नहीं दिया होता, कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपने इसको क्या अपने माइंड में ही सॉल्व करना होता है, बिल्कुल। इसमें डीप कंसेप्ट होते हैं, लेकिन यह है कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो इतनी बड़ी नहीं आती। तो इस तरह की देखें स्टेटमेंट आपको शो हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर टू। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर टू में, व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मोमेंटम आपके पास क्या होता है, मैं आप मोमेंटम बता देता हूँ। ये देखिए, ये है आपके पास मोमेंटम, ये मोमेंटम हो गया आपके पास।
अब हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी। पहले इनके फार्मूलाज तो पता होने चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², ठीक है। अब वो आपको क्या कहता है, कहता है व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू, मतलब कि ये जो मोमेंटम है ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, एम वी ये हो गया, और इधर क्या लिखेंगे, 1/2 mv², ठीक है। क्योंकि उसने आपको बताया है कि वन मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी देन वेलोसिटी विल बी, हमने वेलोसिटी फाइंड करना है। अब देखें एम इधर भी है, कैंसिल आउट, देन ये वी वेलोसिटी, इधर वी स्केयर है तो ये स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर आपके पास बचेगा 1, ठीक है, और इधर आपके पास बचेगा 1/2 सिर्फ वी, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, ये देखें ये आपको शो हो रहा है वेलोसिटी। तो जब आपने वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, 2 = v। अब देखें v का जो आपका यूनिट है वो क्या होता है, ms-1, ठीक है, ms-1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो v है वो आपके पास क्या आएगा, 2ms-1। अब हम इसकी चॉइस देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने इसका आंसर पहले से भी क्या निकाल लिया होगा कि इसका आंसर क्या बनता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। इसका एक ऑप्शन है इन्फिनिटी, देन बीटा है हमारे पास, यूनिटी, देन है चार्ली, जीरो, देन आपके पास क्या डेल्टा, 2ms-1, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर बनता है, 2ms-1, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, आप इसको माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन डीएनए द नंबर ऑफ एडेनियन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ। अब देखें पहले तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएनए की बात करें, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, अब देखें डीएनए में ये है, डीएनए इन डीएनए द नंबर ऑफ एडेनियन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपके पास एडेनियन हो गया, इज ऑलवेज इक्वल टू। अब देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब डीएनए की बात हो रही हो इसमें आपका पेयरिंग क्या बनती है, ATGC। आपने क्या याद करना है, ATGC, ठीक है। तो AT का इसके साथ पेयर बनेगा और GC का किसके साथ बनेगा, ठीक है, @GC। तो आपने इसको इस तरह से याद करना है। अब देखें मैं आपको पेयरिंग बता देता हूँ। अब देखें, अब आपको शो हो रहा होगा कि मैं बता चुका हूँ कि जो एडिनियन ए के साथ क्या आएगा, टी आएगा, देखें ATGC, ठीक है। तो ऑलवेज इक्वल टू थायमीन। अब आप देखें सिर्फ ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन किस टाइप का एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आपसे ये कहता है कि एडिनियन और थायमीन के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और जो आपका ये है ग्वानिन और साइटोसिन GC के दरमियान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें तो जो एडिनियन और थायमीन देखें, एक हाइड्रोजन बांड ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन बांड ये हो गया। तो AT के दरमियान दो हाइड्रोजन बांड होते हैं, AT एडिनियन और थायमीन के दरमियान। और आपका जो GC है उसके दरमियान कितने बांड होते हैं, देखें ये 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडिनियन एंड थायमीन। तो आप इस तरह से भी इसको बता सकते हैं। अभी आपके लिए ये है कि जो एडिनियन का है पेयर वो क्या बनेगा, थायमीन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेनिवलेंट। अब देखें बेनिवलेंट का क्या मतलब होता है, मेहरबान, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गई, मेहरबान। तो इसका जो सिनोनिम होता है उर्दू मीनिंग होता है वो मेहरबान होता है। अब हम देखते हैं कि इसके आपको ऑप्शन क्या देंगे, काइंड, क्रूल, और उसके बाद हार्श, क्रूल, और उसके बाद है एंग्री, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, देखते ही आपको पता चल गया कि इसका जो आंसर बनता है काइंड बनता है। क्यों काइंड बनता है, बाकी जो है सारे इनसे मैच ही नहीं करते, देखें बाकी जो है आपके पास हार्श है, एंग्री है, इन सब का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, जालिम हो गया, गुस्सा, इस तरह से। लेकिन जो काइंड है आपने क्या सिनोनिम की बात करनी होती है, आपने इसका सिनोनिम फाइंड करना है, तो काइंड है मेहरबान इसका सिनोनिम बनेगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। अब देखें अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो शुगर है वो डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। अब आपने बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। अब देखें मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे में। अब क्वेश्चन आपके जो मल्टीपल चॉइसेस हैं, अल्फ़ा है आपके पास राइबोज, बीटा है डीऑक्सी राइबोज, एंड चार्ली है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब देखें अब इसका आंसर आपने करना है, ठीक है। आपके सामने ये मेंशन है कि देखिए ये राइबोज है, राइबोज का स्ट्रक्चर भी आपने अच्छे से देख लेना है और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर भी देख लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि देखें हैं तो दोनों 5 कार्बन शुगर, देखें नंबर 1, उसके बाद 2 3 4 और 5। देखिए राइबोज जो है वो भी 5 कार्बन शुगर है, और उसके बाद जो डीऑक्सी राइबोज है वो भी कितनी है, 1 2 3 4 और 5। दोनों जो हैं 5 कार्बन शुगर ही है आपके पास। लेकिन देखें जो डीएनए के अंदर शुगर होती है उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज।
तो देखिए इसको याद करने का तरीका कि ये है कि डीएनए का इधर पहला डी होगा, ठीक है, इस तरह डीऑक्सीराइबोज। अगर आपसे पूछता है कि आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, तो आपने बताना है आरएनए के अंदर राइबोज होती है, ठीक है। तो देखिए आरएनए का पहला आर है, तो इधर भी राइबोज का आर है, ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। बाकी दोनों क्या होती है आपके पास, जो दोनों शुगर का इनका स्ट्रक्चर देख लें तो दोनों 5 कार्बन शुगर ही हैं। अब आप देखें इनमें फ़र्क क्या है, देखें इसमें देखिए ओ एच इस पोजीशन पे है, और इधर क्या है, ये है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप एक दफ़ा देख लें, दोनों 5 कार्बन शुगर हैं, बाकी आपने देख लेना है। और जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा वो बनेगा डीऑक्सी राइबोज। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखें इस ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके हर तरह से आ सकते हैं, आपके आपके एक्सपीरियंस में बायोलॉजी का ज़्यादा कंटेंट आ सकता है, किसी के टेस्ट में केमिस्ट्री का, किसी का फिजिक्स का, और किसी का इंग्लिश का आ सकता है। तो ये इस तरह नहीं है कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो डिवाइड होके आएंगे, इस तरह नहीं होता। किसी के टेस्ट में कोई पोर्शन ज़्यादा आ सकता है, किसी के टेस्ट में कोई पोर्शन। अब इसकी डिफ़िकल्टी रेशो की बात कर सकते हैं कि इसकी जो डिफ़िकल्टी रेशो है वो कितनी होती है। अब देखें किसी का बहुत ज़्यादा इजी भी आ सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, तो आपने उसी तरह से ही मैनेज करना है। ये नहीं कि अगर किसी का टेस्ट आसान आ रहा है तो मेरा आसान आएगा, इस तरह से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एम राइटिंग इन पेंसिल सो आई कैन स्क्रब। कहते हैं मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, अगर हम इसको उर्दू में खुद बनाना चाहें तो हम ये कहते हैं कि मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको मिटा सकूँ, अगर मेरी जो गलती है उसको मैं मिटा सकूँ, ठीक है। अब देखें जो आपके पास चॉइस अल्फ़ा है, ऑफ, देन आपके पास अप, देन चार्ली है, इन, देन आपके पास आउट। तो देखें स्क्रब आउट बनता है इसका, ये जो स्क्रब आउट का मतलब होता है, इसको स्क्रब आउट कहें, रब आउट कहें, कि आपने जो चीज़ लिखी है उसको आपने क्या करना होता है, इरेज करना होता है, कम्प्लीटली इरेज करना। तो जो स्क्रब आउट है ये आपको वहाँ यूज़ होता है कंप्लीट उसको इरेज करने के लिए, ठीक है जी। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन बनेगा वो डेल्टा बनेगा। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द इडियम ब्रेक द आइस मीन, ठीक है। अब आपको एक इडियम दिया गया है, अब इसमें देखें आपके पास जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें आपके फ्रेजेस भी आ सकते हैं। फ्रेजेस, जो आपके फ्रेजेस हैं, इडियम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने इसको प्रिपेयर नहीं किया होता तो ये आपके आ जाते हैं, और इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि इडियम्स और फ्रेजेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपने भी तैयार करने हैं अच्छे से। अब आपके पास जो ऑप्शन है टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, उसके बाद टू डिस्ट्रॉय समथिंग, उसके बाद है टू स्लीप ऑन आइस, देन है नन ऑफ दिस। तो आपने क्या करना है, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, ठीक है। तो इसमें आपने इसको सही करना है, इधर कन्वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये है कि क्या ब्रेक द आइस मीन, अगर आप किसी से बात नहीं करते, ठीक है, तो आपने उसको स्टार्ट कर दी, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ये वाला। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। आ सिनुसॉइडल करंट हैज़ एन आरएमएस वैल्यू ऑफ 10। कि आपको देखें करंट की जो आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन्स के, ठीक है, आई आरएमएस आपको दी हुई है कितनी, 10, ठीक है, 10 एम्पेयर, ये उसने दिया हुआ है। अब आपसे कहता है इट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछता है, आई मैक्स पूछता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखें जो आई आर एम एस होता है इसका जो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, देखें ये शो हो रहा है आई आर एम एस, देन आपका आएगा, मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ। अब देखें आपको आई आर एम एस भी दिया हुआ है 10 एम्पेयर, और आपसे पूछ क्या रहा है कि आपने आई मैक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका रिलेशन सबसे पहले देख लें आप। अब आपने क्या फाइंड करना है, आई मैक्स, ठीक है। आई मैक्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपके पास ये है, आई मैक्स इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपका ये फार्मूला होता है। अब देखें आई आर एम एस आपको 10 दिया हुआ है, 10 मल्टीप्लाई आपने करना है इसको 2 से। तो इसको आपने खुद ही याद करना है कि जो 2 का अंडर रूट होता है वो बनता है, ये बताता हूँ, इसका जो अंडर रूट होता है वो आपको बनता है 1.4, इस तरह से 1.414, इस तरह से। तो ये बना लेना है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है कि 10 मल्टीप्लाई 414, सॉरी 1414, इस तरह से। अब आपको जो आंसर बनेगा वो बनेगा 14.14, और क्या बनेगा, करंट का पूछा जा रहा है तो एम्पेयर बनेगा, ठीक है। तो आई आर एम एस ये आपका क्या बन गया आंसर। अब इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपके पास 10 एम्पेयर, देन आपके पास 12 एम्पेयर, देन आपके पास 14.14 एम्पेयर, देन आपके पास 20 एम्पेयर। तो देखिए मैं कैलकुलेट करके आपको मैंने बता दिया है कि इसका जो आंसर बनेगा 14.14। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व करना होता है। तो ये रिलेशन है आपके सामने।
इस रिलेशन के थ्रू आपने इसको फॉलो करना है। और ये भी सिंपली क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको क्या देखें, ये माइंड में इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बस आपको रिलेशन आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ जाके आप भूल जाते हैं। एक तो आपको टाइम का मसला होता है कि आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा, इस वजह से टेंशन में आप भूल जाते हैं। देखें सिंपल सा रिलेशन है, आपकी बुक में मेंशन है, सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि अंडर रूट जो 2 है इसका क्या बनेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अच्छा देखें, जिस तरह से आपको बताया गया है कि आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देखें आपका इंग्लिश का पोर्शन हो गया प्रॉपर वे में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर आप इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखें इस प्रिपरेशन में आपको वर्बल इंटेलिजेंस, कंप्लीट जो वर्बल इंटेलिजेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। वर्बल इंटेलिजेंस हो गया, उसकी जितनी भी टाइप्स हैं, वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप्स हो गई। उसके बाद नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की जितनी भी टाइप्स हैं, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर, उनका प्रैक्टिस मटेरियल और उनकी एमसीक्यूज की प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन। देन इंटेलिजेंस पोर्शन के आपके मॉक टेस्ट होंगे टाइमर के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट आपके पास जो एकेडमिक पोर्शन है, अभी आपको देखते ही आइडिया हो गया होगा कि जो एकेडमिक के टेस्ट जो आपके एमसीक्यूज हैं वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अब देखिए मोस्टली इसी जो आरएमएस वाला चैप्टर है, मोस्टली कैंडिडेट इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए ये वाला एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है और हर साल तकरीबन पेपर में आता है। और मैंने मोस्टली जहाँ भी बस देख लें आप, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी इस तरह का सिलेबस जो इन्होंने बनावटी बनाया होता है, तो इस चैप्टर को कभी भी ऐड नहीं किया होता। ठीक है, उन्होंने जो आरएमएस वाला ये चैप्टर है अभी करंट वाला, तो देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था जो हर साल पेपर में आता है और उसके रिलेटेड भी आते हैं। अब उसके पास हमारे पास ये हम करेंगे चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और उसमें से कौन कौन से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन। एकेडमिक के जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आप अच्छे, मतलब ये नहीं कि उसके लेक्चर लेने बैठ जाएं, प्रॉपर वे में नहीं कर सकते, उनके हम सिर्फ आपको रिपीटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। उसके बाद आपको पास्ट एक्सपीरियंस की फाइल, इसी तरह से टोटल ऑर्गेनाइज वे में पास्ट एक्सपीरियंस है उनकी फाइल्स और उनकी एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद लास्ट डेज में आपके 5 फुल लेंथ पेपर होंगे। ठीक है, जिसे मॉक टेस्ट कहते हैं हर पोर्शन के, ताकि आप इसको टाइमली मैनेज कर सकें। देन आपकी पर्सनैलिटी और ओपी असेसमेंट, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और बहुत ही कम फ़ी में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने इसकी वैसे भी इसकी जो टोटल फ़ी है प्रॉपर नोट्स की, ठीक है, 2500 है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द जीनोटाइप ऑफ AA BB CC DD। ठीक है, आपके पास एक जीनोटाइप है, ठीक है, हेट्रोजीनस। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि क्यों इधर हेट्रोजीनस है। तो इसके आपने नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड करने हैं। तो मैं आपको इसका सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो जहाँ जब भी आपको कहा जाए कि आपने नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड करने हैं, तो इसका सिंपल फार्मूला है, जब भी आपको कहा जाए नंबर ऑफ क्या करने हैं, गैमेट्स फाइंड करने हैं, तो इसका फार्मूला है 2n। ठीक है, 2n। अब देखें, आप कहेंगे ये n क्या है, n के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए n क्या है। अब n आपके पास नंबर्स हैं कि आपके पास हेट्रोजाइगस जो पेयर है उसके जो नंबर्स हैं वो आपको क्या n करता है। देखें अब आपके पास कितने हेट्रोजाइगस के जो पेयर हैं, देखें ए है 1 हो गया, देन आपके पास जो बी भी है 2 पेयर हो गया, देन ये आपके पास थर्ड हो गया, और ये आपके पास फोर्थ। तो टोटल आपको 4 पेयर नज़र आए होंगे। तो इसका मतलब जो n है वो हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, n हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे, 2 और इधर 4 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा 2 × 2 × 2 और ×2। ठीक है, तो देखें इसका आंसर क्या बना है, 2 to the 4, 4 to 8 और 8 to 16। तो इसका जो आंसर बनेगा 16 बनेगा। कि देखें द नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्म फ्रॉम जीनोटाइप, ये आपको जीनोटाइप दी गई है और आपने आपसे क्या पूछा गया है कि कितने गैमेट्स बनते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 14 बनेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास सिंपल फार्मूला है। जितने भी आपको जीनोटाइप दे दी जाएँ, जितने हेट्रोजाइगस पेयर दे दिए जाएँ, आपने बस सिंपल याद रखना है कि 2n और n आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द सेंट्रल मेटल एटम इन द क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखें क्लोरोफिल जो आपका होता है सॉरी, तो ये जो क्लोरोफिल होता है इसमें आपके पास क्या होता है, इसके दो होते हैं। एक आपके पास पोरफायरिन हेड होता है और उसके बाद आपकी फाइटोल टेल होती है। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो दो, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो उसका जो सेंट्रल एटम होता है वो आपका क्या होता है, देखिए मैं आपको इधर से ड्रा करके दिखा दूँ अगर आप नहीं आइडिया। तो ये मैग्नीशियम होता है सेंट्रल एटम, तो इस तरह की शेप होती है। ठीक है, किसकी, और इसके क्या होते हैं इस तरह से, एक आपका हेड हो जाता है इधर हेड, पोरफायरिन हेड, और ये फाइटोल टेल होती है। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से देखना है और इसमें किस किस तरह से और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए आपसे मैग्नीशियम, आयरन, उसके बाद कॉपर और आपको जिंक दिया गया, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका जो आंसर बनेगा वो मैग्नीशियम ही बनेगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर देखने हैं। अब जो आपके पास क्लोरोफिल मालिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, देखें पहले, केमिकली क्लोरोफिल आर कम्प्लेक्स मैग्नीशियम पायरोल डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब देखें, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल कोर, कहता है उसमें सेंट्रल एक मेटल कोर होती है जिसे क्या देखें, ये मैग्नीशियम की, ठीक है। मैग्नीशियम सराउंडेड बाय नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए जो मैग्नीशियम है उसको किसने सराउंड किया हुआ है, नाइट्रोजन, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग कहते हैं, जिसमें क्या है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखें उसके बाद क्या है, ये आपको शो हो गया होगा कि इसका जो केमिकल फार्मूला है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके दो पार्ट्स होते हैं आपके पास। एक जो वन है वो है आपका पोरफायरिन हेड, और उसके बाद जो ये है आपकी फाइटोल टेल है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल मैग्नीशियम एटम है वो किस में होता है, पोरफायरिन हेड में होता है या फाइटोल टेल में। तो आपको शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ तक आपका क्या बनता है, आपका पोरफायरिन हेड बनता है। तो देखें इसमें आपको क्या शो हो रहा है कि जो पोरफायरिन जो आपका सेंट्रल मैग्नीशियम एटम है वो कहाँ पे होता है, उसका पोरफायरिन हेड में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने ये बताना है कि ये आपके इधर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें आर होता है ना, आर, आर की बेस पे, अब आर पे इधर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से आपने इसको, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ए और बी हो सकता है। तो देखें आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह क्या है, मैंने आपको प्रॉपर वे में समझा दिया, ठीक है जी। हाँ, मैं आपसे ये असाइनमेंट का ये कह रहा था कि देखें यहाँ पे आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है, उसकी बेस पे हम ये देखते हैं कि क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल बी है, ठीक है। तो इस आर की बेस पे, अब आप देखें आर की बेस पे ये, आर की जगह ये लगा हुआ है कि आपका CH3। अब आपने ये बताना है कि ये क्लोरोफिल ए है या बी है, ठीक है जी। अगर ए है तो बी में इधर क्या लगा होगा, अगर बी है तो ए की जगह इधर क्या लगा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो ये आपके नेक्स्ट इंशाल्लाह, अब मैंने आपको इसमें 10 क्वेश्चन थे, उनके प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन और कंसेप्चुअल आपके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्ड किए हैं कि आप इसको किस तरह से, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी और इसको प्रॉपर वे में किस तरह वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इस तरह से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रॉपर वे में डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर अपलोड हो और आप तक वो टाइमली पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।